वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस एक और नए लेक्चर के अंदर। न्यू लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने अपनी क्वेश्चन बैंक से पावर शेयरिंग चैप्टर के अब तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग हमारी क्वेश्चन बैंक की मदद से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, जो तुम्हारे 4 to 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो सबको लाइक एकदम खौफ में रखते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो अगर तुम इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारे लिए इनफ हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं एक्चुअली में है कितने। कुछ अराउंड 5-6 क्वेश्चंस होंगे, नहीं काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और इतने 10 क्वेश्चंस कर लोगे तो ये बहुत ही मतलब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो अगर आपने अब तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप लोग को एक लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से देख सकते हो। और मोर अपडेट्स के लिए डूम चेक और टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द अकोमोडेटिव एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हार्मनी। बेल्जियम में किस तरीके से शांति शांति और सुझाव किया गया, और बेल्जियम में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका गया और बढ़ावा दिया गया, पावर शेयरिंग को यूनिटी मेंटेन करी गई। इस चीज के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ, तो सबसे पहली चीज तो क्या हुआ, डच को और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके अंदर आधे से आधे जो लोग होंगे, आधे देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं। अब इसमें जो हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स होंगे वो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज से होंगे, और हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स जो होंगे वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज से होंगे। और यही चीज इंप्लीमेंट करी। दूसरी चीज क्या इंप्लीमेंट करी कि उन्होंने मैनी पावर्स, जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कीवर्ड हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। मतलब कि मतलब क्या कह रहा गया कि अब जितनी पावर है कंट्री की वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, वो पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर रहेगी। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम गलत कर रही है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, उनके अगेंस्ट आवाज उठा सकती है। जो पावर थी, जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी पूरी कंट्री को होल्ड करने की, अब वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आ गई। क्या हुआ था ये बेल्जियम के अंदर। The state government is no longer subordinate to central government. This helps in the delegation of duties. मतलब कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जरूरी नहीं है दोनों इक्वली काम करें। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के लॉज पास कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है, ये अधिकार है कि वो कर सकती है। ब्रिजल्स जो कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, वहां के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। डच और फ्रेंच कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हुए एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट ब्रिजल्स के अंदर पास करेगी। ये पॉइंट बता रहा है। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक कम्युनिटी नाम की गवर्नमेंट भी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, उससे डच स्पीकिंग कम्युनिटीज है, ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो ये जो लोग हैं, जो पूरी कंट्री के फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, वो लोग सारे आएंगे और वो लोग वोट करेंगे और वो लोग अपनी खुद की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उनकी कम्युनिटी को बढ़ावा देगी, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी, उनके फेस्टिवल्स बनाएगी। और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर उनकी कम्युनिटी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनकी आवाज़ बन के बाहर निकलेगी। ये काम था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में पढ़ रखी है, यहाँ भी पढ़ रखी है। और जो शॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वहाँ भी हमने यही सेम क्वेश्चन देखा था। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, तुम इन 5 पॉइंट्स को लिख के आ सकते हो। क्या ये 5 पॉइंट लिखने से पूरे के पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे? मैं कहता हूँ मिल जाएंगे, क्योंकि देखो इतने 5 मार्क इनफ है, 5 पॉइंट्स लिखा तो इनफ है, और यही पॉइंट्स हैं, यही आंसर। तो तुमको आंसर के लिए मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे। बस यही है कि तुमको इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से याद करके लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं ये 5 पॉइंट्स आराम से लिख दोगे, बहुत ईजी पॉइंट्स थे,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग वाज बेटर। बेल्जियम मॉडल पावर शेयरिंग वाज बेटर। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद 3 आर्ग्यूमेंट्स। 3 पॉइंट्स ऐसे बताओ कि बेल्जियम मॉडल क्यों अच्छा था। अब बेल्जियम ने कौन सा मॉडल अपनाया? पावर शेयरिंग का मॉडल। तो क्यों अच्छा था? पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इज कंसिडर्ड सुपीरियर ड्यू टू इंक्लूसिव ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच टू मैनेज एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज। हियर आर 3 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट दिस। ये जो पॉइंट होता है ना, ये ठीक है, जब भी तुम लॉन्ग आंसर लिखोगे, अपने लॉन्ग आंसर लिखोगे 5 या 6 मार्क की, उसमें डायरेक्ट आंसर स्टार्ट नहीं करना। हमेशा तुम लोग को ये एक सपोर्टिंग लाइन लिखनी होती है, ताकि एक प्रभाव पड़े तुम्हारे एग्जामिनर पे, उस समझ में आए कि भाई हाँ इसे आता है, इसे आता है। कौन सा वो 3 पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट है इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, बेल्जियम ने एश्योर करा कि बोथ जो डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी है, वो उन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जो मैं तुम लोग को पहले आंसर में बताया अभी, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हाफ मिनिस्टर्स डच वाले होंगे, हाफ फ्रेंच वाले होंगे। डिस्पाइट द डच बीन द मेजोरिटी, डच कम्युनिटी पूरी कंट्री मेजोरिटी में, स्टिल स्टिल फ्रेंच को भी उतनी ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, दिस अवॉइडेड डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी एंड बिल्ड ट्रस्ट अमंग द ऑल लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब इससे क्या हुआ? अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स आधे जो हैं डच वाले होंगे, आधे फ्रेंच वाले होंगे। अब इससे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई दोनों डच को और फ्रेंच को। तो इससे किसी एक ही कम्युनिटी के पास सारी पावर नहीं गई, दोनों कम्युनिटीज में पावर डिवाइड हो गई, पावर शेयर हो गई, और इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रुक गए। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट काम करा बेल्जियम के अंदर? एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई ब्राजील के अंदर। सेपरेट गवर्नमेंट ब्राजील के अंदर बनाई। ब्राजील को अपने एक सेपरेट गवर्नमेंट दी जिसके पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगी। किसके लिए? दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स के लिए, डच एंड फ्रेंच दोनों के लिए। इवन दो फ्रेंच वाले लोग जो है ब्राजील के अंदर ज्यादा थे, कितने थे? 80%। और 20 कौन थे? 20% कौन थे? डच बोलने वाले। समझ में आया? इस चीज से हुआ क्या? इस चीज से ये हुआ कि थे वहां पे फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ब्राजील में ज्यादा थी, लेकिन स्टिल वहां पे डच स्पीकर्स को डच स्पीकर्स को कैपिटल सिटी ब्राजील के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, है ना, और इक्वल बैलेंस मेंटेन करा गया। समझ में आया? थर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट काम करा? पहला काम तो उन्होंने ये करा कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी दोनों भी लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स को, दोनों लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स को, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स मिलेगी, जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेपरेट गवर्नमेंट बनाई ब्राजील के अंदर। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम बनाया, ये एक बहुत ही न्यू सिस्टम था जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं था। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम का उत्पादन किया उन्होंने। बेल्जियम ने एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट निकाली जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या थी, जो मैं तुम लोग को पहले क्वेश्चन में बताया, सेम चीज लिखनी है, सेम चीज। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक लैंग्वेज के लोग, जैसे डच हैं तो डच अपनी कम्युनिटी के लिए वोट्स करेंगे और अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना, जहां वो लोग रहते हैं। और उसके पास, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट की ऐसी पावर होगी कि वो अपने कल्चर को, उस कम्युनिटी के लिए एजुकेशन को, और उसके जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं उन सबको रिजॉल्व करे और उनकी आवाज बन के बाहर निकले। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो कम्युनिटी थी, जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, इन लोगों को एक आज़ादी मिली। आज़ादी मिली अपने खुद के अफेयर्स के लिए लड़ाई करने की, है ना, अपने म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाने की, और पीस मेंटेन करने की। समझ में आया? उनको एक रीजन मिल गया कि हाँ हम लोग अब भाईचारे से रह सकते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं कि भेदभाव हो रहा है, जिसे श्रीलंका में होता। ठीक है। अब जब तुम लॉन्ग आंसर्स लिखो, तब तुम्हें लॉन्ग आंसर्स को 3 फेजेस में बांटना है। इस बात का याद रखना। अगर तुमने इस तरह से आंसर लिख दिया, तुम्हारा आंसर बहुत ही सुपर्ब होगा। कैसे लिखना है बताता हूँ। जब तुम लोग को 3 फेजेस में आंसर को बांट के लिखना है। कौन से वो 3 फेजेस होंगे? जब भी तुम अपना लॉन्ग आंसर लिखोगे, जब भी तुम लॉन्ग आंसर लिखो, सिर्फ लॉन्ग आंसर्स के लिए, शॉर्ट आंसर्स के लिए नहीं, सिर्फ लॉन्ग आंसर्स के लिए, जो 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स, जो 5 से 6 मार्क होते हैं, काफी लेंथी होते हैं। इस वजह से ना तुम लोगों को
जो आंसर मेन आंसर लिखना है ना वो बीच में लिखना। कैसे समझाता रहो। जब भी तुम आंसर स्टार्ट करो तो नॉर्मली अपना आंसर स्टार्ट करना। सबसे पहले तुम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना है? इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन होता क्या है? लेकिन भैया ये इंट्रोडक्शन होता क्या है? जब भी तुम आंसर स्टार्ट करोगे ना, जब भी तुम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तुम लोग को ऊपर 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है उस ही कंसेप्ट के रिलेटेड। पहले मैं लिख देता हूँ, उसके तुम लोग को समझाऊंगा। उसी कंसेप्ट के रिलेटेड। उसके बाद तुमको मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी मतलब मेन आंसर, जो तुम्हारा मेन आंसर होगा ना वो तुम्हें उसके बाद लिखना है। ठीक है जी, मेन आंसर भी लिख दिया। एंड देन लास्ट में तुम लोगों को कॉन्क्लूजन लिख करके आंसर को खत्म करना है। कॉन्क्लूजन लिख करके आंसर को एंड करना है। क्लियर हुआ? अब मैं तुम लोग को एग्जांपल के तौर पे यहाँ से समझाता हूँ। देखो, ये मैंने तुम्हारे को अभी आंसर दिखाया। इसमें ना जब भी तुम लॉन्ग आंसर लिखो, सबसे पहले तुम्हारे जो ऊपर के 3 लाइन्स होंगे, ये वाले 3 लाइन्स दिख रहे हैं ना? दिख रहा है ना? तो ये जो 3 लाइन्स है ना, ये 3 लाइन्स होते हैं तुम्हारे इंट्रोडक्शन। तुम लोग को सबसे पहले ऊपर लिखना है यहाँ पे आंसर लिखते वक्त, इंट्रोडक्शन। इस तरीके से तुम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में ऊपर लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद तुम लोगों को यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स का एक इंट्रोडक्शन लिखना है उस टॉपिक से रिलेटेड। उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद तुमको अपना मेन आंसर स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ ना, तुम्हारा मेन आंसर स्टार्ट करना है। जो तुम्हारा सारी मेन चीजें 4-5 पॉइंट से तुमको लिखना है, वो 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेना। एंड देन लास्ट में तुम लोगों को एंड करना है आंसर को विद द कंक्लूजन। विद द कंक्लूजन। हाँ जी, विद द कंक्लूजन। विद द कंक्लूजन आंसर्स को एंड करना। क्लियर हुआ? कंक्लूजन में क्या लिखना है पढ़ते हैं। देखो, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इंटीग्रेशन लाइक श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में हुआ, बेल्जियम ने वैसा नहीं करा। बेल्जियम ने अकोमोडेशन का रास्ता अपनाया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी, है ना? जबकि श्रीलंका में क्या हुआ था, मेजोरिटी हुआ था। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने अकोमोडेशन अपनाया, उन्होंने पावर शेयर करी, जिससे क्या हुआ, उनकी भाईचारा बढ़ा, उनकी कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में यूनिटी बढ़ी, है ना? और जो सिविल वॉर होनी थी वो नहीं हुई, जो कॉन्फ्लिक्ट होने थे वो नहीं हुए। ठीक है। हेंस बेल्जियन मॉडल जो है ज्यादा डेमोक्रेटिक है, इंक्लूसिव है एंड स्टेबल है। अब क्वेश्चन देखो हमसे क्या करें। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। बेल्जियन मॉडल वॉज बेटर। बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग वॉज बेटर। हमने वही चीज प्रूव कर दी। हमने कंक्लूजन लिख करके वही चीज प्रूव कर दी। हमने उसको श्रीलंका से पहले कंपेयर करा कि श्रीलंका में कैसे हुआ था, है ना, बेल्जियम में कैसे हुआ। और इसी वजह से बेल्जियन मॉडल ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक है। वो डेमोक्रेटिक है कैसे? वो डेमोक्रेटिक है, इंक्लूसिव है एंड स्टेबल है। इस वजह से वो बेटर है। समझ में आया? इस प्रकार तुमको आंसर्स को लिखना है। कैसे लिखना है? देखो, 3 मेथड तुमको बता दी मैंने। जब भी लॉन्ग आंसर लिखो 5 से 6 मार्क का, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। देन उसके बाद तुम लोग को 3 से 4 लाइन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है उसी क्वेश्चन के कंसेप्ट से रिलेटेड। उसके बाद तुमको मेन बॉडी के अंदर 5 से 6 पॉइंट्स ठोक डालने, 5 to 6 पॉइंट्स उस आंसर से रिलेटेड, मेन आंसर उसका। एंड लास्ट में तुम लोग को कंक्लूजन में लिख देना है, हैंस फोर्थ हैंस प्रूफ, है ना? अगर तुमको कुछ समझ में ना आए कंक्लूजन के अंदर, तो हैंस लिख करके उसके बाद जितना तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है वही लिख देना, वही लिख देना। और बाकी प्रूफ कर देना कि हाँ हमने ऐसा प्रूफ कर दिया। तुम इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हो। और तुमको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, समझ में आएगा, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आ जाओ। तीसरा सवाल, मेंशन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन सी होती है? अरे कौन सी होती है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कौन सी होती है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। उसकी बात करें ना, देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से याद करो जो हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ा। पिछले 2 क्लासेस में क्या हमने पूरे 10 दिन से वही पढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होना। कौन सा? लिंग्विस्टिक्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर का शेयर होना इज इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिसके अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर का शेयर होना, वर्टिकल। चलो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बता। देखो, हर आंसर में तुम लोग को उस फॉर्म से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम लोग ऊपर मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे तुम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो?
तुम पावर शेयरिंग के बारे में 2-3 लाइन ठोक दो अपने हिसाब से, है ना? और उसके 2 टाइप्स होते हैं, बस बता दो, ठीक है? यही तुमको इंट्रोडक्शन में लिखना है। तो ठोकने में तुम तो भाई होशियार हो यार। लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है? हेंस these were the 2 types of democratic these were the 2 types जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ द पावर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, ऐसे कंक्लूजन लिख देना, बस काफ़ी है। अच्छा, आ जाओ। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने को कहा ना डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर इज शेयर्ड अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मैंने तुमको समझाया अभी वैसे ही। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स एंड इंश्योर सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब यही है कि तीनों लेवल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स दी गई है ना? डिफरेंट पावर्स नहीं है, इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स है। मतलब कोई एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अपना खुद का मनमानी नहीं चला सकती, खुद के हिसाब से लॉ या कोई डिसीजन पास नहीं कर सकती, ठीक है? सभी की सहमति की जरूरत है और एक इंपॉर्टेंट बैलेंस बनाया जा सकता है। तीनों में इक्वल पावर शेयर हो रही है, मेंटेनली इनता बात बता सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, भारत। भारत में पार्लियामेंट क्या है? हमारी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल है वो कौन है? एग्जीक्यूटिव। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट, जो कोर्ट्स होते हैं ये हमारी जुडिशरी होती है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। कभी तुमने देखा है ऐसा? कभी तुमने ऐसा देखा कि पार्लियामेंट में जो कह रहा है और जो प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स में जो एग्जीक्यूटिव कह रहा है और जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट कह रहा है और जो जुडिशरी कह रहा है, तीनों इक्वल है? नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अपोजिशन होती है वहाँ पे, वहाँ भाई अपोजिशन होती है टू अपोज एवरीथिंग, कि वो क्या गलत कर रहे हैं उन्हें बताने के लिए होती है यहाँ से, ठीक है? अब जरूरी नहीं जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, वही सेम चीज पार्लियामेंट में पास हो जाए, हो भी सकती है, एंड जुडिशरी भी हो सकती है। लेकिन ये जो तीन ऑर्गन्स होते हैं इंडिपेंडेंटली काम करता है, और ये तीन ऑर्गन्स में किसी एक के पास भी पूरी पावर नहीं होती। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? क्या अभी तुमने ऐसा सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उनके मिनिस्टर्स आए, उन्होंने सोचा कि ये लॉ हमें पास करना है एंड सुबह उठ के उन्होंने वो लॉ पास कर दिया? ऐसा नहीं होता। किसी लॉ को पास करने के लिए सबसे पहले उन्हें ये सोचना होता, मिनिस्टर्स एंड जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होता है एग्जीक्यूटिव, ये लॉ को सोचता है एग्जीक्यूटिव, एंड देन इस लॉ को पार्लियामेंट में पास किया जाता है, एंड जब पार्लियामेंट में से अप्रूवल मिलती है और जब जुडिशरी इसको प्रॉपर्ली चेक करता है तब एक लॉ पास होता है। तो ये सब चीज़ों का मिश्रण है, समझ रहे हो? सभी के पास पावर है इस सब चीज़, किसी एक के पास पावर नहीं कि वो सारी चीज़ें कर देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, विच इज सेंट्रल स्टेट एंड लोकल। जैसे समझाया तुम लोग को मैंने आंसर के पहले, वही सब चीज़ें लिखी हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास है ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, खुद की जुरिडिक्शंस होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब कि मैंने तुमसे कहा था कि सेंट्रल स्टेट एंड लोकल इन सभी के पास पावर है, इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर भी है और वो अपने हिसाब से वर्क करती है, जैसे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, ठीक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, नहीं, फिर तो फर्क क्या है, ठीक है? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट अपोज नहीं कर सकती। समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है ना, वो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानती है और वो खुद के हिसाब से काम करती है, ठीक है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है उस प्रकार से वो काम करती है। एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया, इंडिया ही एग्जाम्पल है। इंडिया में 3 लेवल गवर्नमेंट चलती है, हम सब जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है जो कि बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, हर स्टेट्स के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स कौन सी? पंचायत, म्यूनसिपालिटीज। अगर तुम गाँव देहात में रहते हो तो तुमको पता होगा, है ना? अगर गाँव में रहते हो तो तुम लोग को पता होगा वहाँ पे पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज चलती है, वही चीज़ है। फिर फिर यहाँ पे एक और 2 चीज़ें और आती हैं, ठीक है? 2 चीज़ें और आती हैं, सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नहीं है। जो पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर, उस चीज़ के बारे में। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट एथनिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, जो बेल्जियम में हमने देखा, डच एंड फ्रेंच के बीच में पावर का शेयर होना, वही चीज़ है। दिस हेल्प्स इन गिविंग माइनॉरिटीज इक्वल रिप्रेजेंटेशंस एंड राइट्स। अब इस चीज़ से क्या होता है, जो मेजोरिटीज के पास राइट्स है वही माइनॉरिटीज के पास भी होता है। मेजोरिटी ज़्यादा डोमिनेशन में नहीं होती, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों के पास इक्वल राइट्स एंड इक्वल बैलेंसेस होता है। यही बात होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम के अंदर थी,
उसके पास पावर थी उस लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स की कि वो अपने कल्चर को हैंडल कर सके, है ना, और लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज है, अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल कर सके और उनकी एक आवाज बन के बाहर निकले। जो चीजें मैं तुम लोग को अब तक समझाता आ रहा हूँ, वही सेम चीज है यार, वही सेम चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब फोर्थ कौन सी चीज थी? पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर्स ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, एंड मूवमेंट्स। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तुम्हारा वर्टिकल के अंदर ही आ जाता है एंड ये पॉइंट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पास डिफरेंट टाइप ऑफ पावर होती है। ठीक है, और दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलती है और जब इलेक्शन जीत जाती है और अपनी खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एक अलायंस बना के, एक गठबंधन बना के, तो उसे हम लोग कहते हैं एक कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप्स, trade unions, and social movements also influence decision making. This ensures that power is not concentrated in only one party or groups and that value interest or are represented. अब इससे क्या होता है? देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी एक पार्टी के पास पूरी पावर नहीं होती। पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सबके पास अपनी खुद की राइट्स एंड खुद की पावर्स होती है। समझ में आया? यही बात बोल रहा है। अब इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म पे। कंक्लूजन की बात करें, देखो कंक्लूजन उन्होंने कैसा लिखा है? पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज ensures inclusive representatives and accountable governance. It protects the rights of the citizens and maintains the unity and integrity of the nations for preventing the conflicts. That's it. चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, आओ थोड़ी नजर मारो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कंपेयर द सिचुएशंस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग द लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। हाँ हाँ जी, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। लोकेशन के बेसिस पे बेल्जियम क्या है, कहाँ है? यूरोप में सिचुएटेड है। हमने क्या देखा था कि बेल्जियम यूरोप में सिचुएटेड है और श्रीलंका साउथ एशिया में, एशिया के अंदर ही लेकिन साउथ में, हमारे नीचे है, नीचे, हमारे नीचे, साउथ एशिया में। ठीक है, उसके हमने पॉपुलेशन की बात करी। ठीक है, हमको कुछ चीजों के बारे में बात करनी है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो लोकेशन के बारे में बात करो, देन अगर साइज एंड पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो बेल्जियम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी एंड श्रीलंका के अंदर 2 करोड़। कितनी? बेल्जियम के अंदर 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जो कि हरियाणा से भी कम है, एंड श्रीलंका के अंदर 2 करोड़ की पॉपुलेशन थी, जो हरियाणा के इक्वल है। ठीक है, देन बात करें बेल्जियम एंड श्रीलंका के लैंग्वेज के ऊपर किस तरह से तोड़ा गया है। तो बेल्जियम में हम सबको था। ठीक है, मैं तो बहुत बार रिपीट कर दिए, बहुत बार भाई, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हो गया यार। देखो बेल्जियम के अंदर 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटीज है एंड 40% फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज है। अब जो डच बोलने वाले लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, मैं तुम लोग को उसको तोड़ के समझाता हूँ। ये रहा हमारा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के अंदर दो रीजन है, फ्लेमिश रीजन एंड वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलने वाले लोग रहते हैं जो कि 59% है। वेलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं जो 40% है, और 1% जर्मन बोलने वाले लोग रहते हैं जो पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। समझ में आई चीजें? बस देखो, देख रहे हो? बस वही बताया। श्रीलंका की बात करें तो वहां पे 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं। कितने? 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं और 18% तमिल्स हैं। कितने हैं? 18% तमिल्स। ठीक है, तमिल्स कम है, सिन्हाला ज्यादा। चलो जी ठीक है। अब बेल्जियम ने क्या करा? बेल्जियम ने पावर शेयरिंग मॉडल अपनाया, वेयर श्रीलंका ने क्या करा? मेजोरिटियन अप्रोच अपनाई। तो इतना भी देखोगे कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग मॉडल अपनाया और श्रीलंका ने मेजोरिटियन अप्रोच अपनाई, तो भी तुम बता सकते हो। अब श्रीलंका के मेजोरिटियन अप्रोच की वजह से क्या हुआ? एथनिक टेंशन स्टेट हुई, कॉन्फ्लिक्ट स्टेट हुई, सिविल वॉर हुई। सिंपल। बेल्जियम की वजह से क्या हुआ? बेल्जियम ने जब पावर शेयरिंग मॉडल अपनाया तो क्या हुआ? डाइवर्स कम्युनिटीज के बीच में हारमोनी हुई, डाइवर्स कम्युनिटीज के बीच में जो है एकता और यूनिटी करके आएंगे। ठीक है, जो चीजें तुम लोग समझ आई सब लिख दो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाउ हैज मेजोरिटिज्म इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स? इसको मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई 2014 में पूछा गया, मैंने लिखा है पे तो 2014 है, लेकिन इसको अलग अलग फॉर्म्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, क्या बोलते हैं, मेजोरिटियन पॉलिसीज इन श्रीलंका लीड्स टू एलिनेशन ऑफ तमिल कम्युनिटीज। कैसे कैसे कैसे, तो हमने ना पिछली क्लास में, उसके पिछली क्लास में, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है भी, और यहाँ पे भी ये सेम ही आंसर लिखा है। याद है, अगर तुमने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, तो 1956 में एक एक्ट पास किया था सिन्हाला गवर्नमेंट ने। चलो शुरू से शुरू करता है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। इंडिपेंडेंस मिलते ही श्रीलंका में 1956 के तहत एक सिन्हाला गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास करा, जिसके अंदर उन्होंने सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी डिक्लेयर कर दिया गया। और उसी वक्त, जिस वक्त उन्होंने सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, बुद्धिज्म को उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया। अल्सो उन्होंने एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी सिन्हालास को टॉप प्रायोरिटी दी, एंड तमिल्स को पीछे ढकेला, तमिल्स को बिल्कुल धक्के मार के निकाल दिया। सिंपल सी बात, वही 3 पॉइंट्स है, अरे वही पॉइंट है। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया 1956 के अंदर, पोटेंशियल पॉलिसीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस के अंदर सिन्हालास को ज्यादा फेवर दिया गया। रिलीजियस बायसनेस, बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया और उन्हें अपना ऑफिशियल रिलीजन मान लिया गया। दिस 3 मेजर्स कंटेन हुए, और इस वजह से हम कह रहे हैं कि मेजोरिटिज्म्स ने जो है श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एलिनेशन, श्रीलंकन तमिल्स को घुटन कब फील होने लगी मेजोरिटिज्म की वजह से, जब ये 3 पॉइंट्स हुए। जब ये 3 पॉइंट्स हुए, जब ये 3 चीजें हुई, उसके बाद उनको बहुत ही घुटन फील होने लग गई, और तब उन्होंने कुछ डिमांड्स रखे। अब वो डिमांड्स कौन सी थी, वो हमने कल कवर कर ली, क्वेश्चन आया था उसके पीछे। अब अगर वापस क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा वो भी कवर। आ जाओ। हाउ हैज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज्ड? एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग्स। पावर शेयरिंग्स कैसे एमर्ज होती है, ये सेम क्वेश्चन हमने अभी पढ़ लिया भाई। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, और पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स, सोशल प्रेशर्स, यही चीजें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वही चीजें। फिर से पढ़ते हैं, आ जाओ। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने वापस बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पावर शेयर होती है। ये पॉइंट कब तक पढ़ रहे हैं हम लोग, कितनी बार पढ़ रहे हैं? कौन से हॉरिजॉन्टल के अंदर कौन से आते हैं? लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल के अंदर आते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? ओके 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 ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी बेस्ड, जो हमने सोशल ग्रुप्स की बात करी थी, वही सेम क्वेश्चन है भाई, वही सेम क्वेश्चन है। एक काम करो, मैं तुम लोग को ना मार्क कर देता, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। रुक जाओ। मैंने इस वजह से किया ताकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। ये बहुत क्वेश्चन हमने एग्जैक्टली करके आ चुके हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन हम करके आ चुका है। एग्जैक्ट क्वेश्चन, बात समझ रहे हो? एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं। ऊपर थर्ड क्वेश्चन जो था, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन था। यहाँ हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें इतना शॉर्ट में लिखना नहीं है, इतना शॉर्ट में मत लिखना। जैसे थर्ड क्वेश्चन था उस तरीके से लिखना, इस आंसर को भी सेम उसी तरह से लिखना, वही आंसर लिखना। तो तुमने देखा किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। अगर तुमने ये तीनों दिन लेक्चर्स फॉलो करे होंगे तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन सभी में ना आंसर सिमिलर है, बस क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है, क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है, वही बात बता रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इसका भी लिंक होगा भाई कहीं ना कहीं से। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, पढ़ो।
पावर शेयरिंग इज फंडामेंटल इन डेमोक्रेसी। क्यों डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? इट्स एंड प्रिवेंट्स tyranny which is distributes powers to avoid dominance by one group। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मत करो, एक क्वेश्चन है दो, क्वेश्चन है दो, ये क्वेश्चन मेरे को मैं कल करवाता हूँ। ठीक है, कल करवाता हूँ मैं तुम लोग को, इस क्वेश्चन को कल रिवाइज करवाना, कल रिवाइज करवाना, तो इसको कल के लिए रखना, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखना। अभी रुक जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाउ कैन पावर्स बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? एक्सप्लेन। डिफरेंट लेवल्स पे पावर को कैसे शेयर किया जाता है? आई होप तुम लोग समझ ही पा रहे हो। डिफरेंट लेवल कौन से होते हैं? फेडरल सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कैसे चेंज होती है, एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अच्छा ये क्वेश्चन को भी रोक दो थोड़ा, इसको भी तुम लोग को कल रिवाइज करवाता, इसको भी थोड़ा सा टाइम टाइम पर रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा ना आंसर से गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेमोक्रेसीज but they follow different system of power chains. Support the statement by giving 3 points. बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों भी डेमोक्रेसी फॉलो करती है। अरे यार नहीं वाली हम भी डेमोक्रेसी फॉलो करती है। अब तो मैं सोच के शौक हो रहा हूँ, डेमोक्रेसी कैसे फॉलो करती है भाई श्रीलंका? डेमोक्रेसी कैसे फॉलो करती है? अरे यहाँ पे तो तमिल की जान ले ली उन लोगों ने, डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, दोनों भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन दोनों ने अप्रोच अलग लगाई। ठीक है, कौन सी अप्रोच लगाई? अगर हम बात करें अप्रोच डाइवर्सिटीज, बेल्जियम ने बेल्जियम ने बेल्जियम ने यहाँ पे ये बात पॉइंट ली ना, कॉन्जर्वेशन। बेल्जियम ने कौन सा मॉडल यूज करा? बेल्जियम ने पावर शेयरिंग मॉडल यूज करा, बेल्जियम ने अकोमोडेशन मॉडल यूज करा, अकोमोडेशन मॉडल पावर शेयरिंग मॉडल यूज करा। श्रीलंका ने मेजोरिटियन मॉडल यूज करा। ठीक है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी, वरना श्रीलंका ने एक ही सेंट्रलाइज्ड पावर रखा। उन्होंने एक ही गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी सारी पावर रखी, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ना कोई और गवर्नमेंट। वेराज बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, अल्सो कुछ रीजनल गवर्नमेंट्स बनी, अल्सो ब्राजील के अंदर अपनी सेपरेट गवर्नमेंट भी बनी। ठीक है, बेल्जियम ने पीस मेंटेन करी और यूनिटी मेंटेन करी विद दिस इंक्लूसिव पॉलिसीज। जो इंक्लूसिव मतलब जो कंट्री के अंदर पॉलिसीज हो रही ना, वही पॉलिसीज में कुछ बदलाव करके उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिसीज की मदद से पीस एंड हार्मोनी एंड यूनिटी मेंटेन करी। वेराज इसी तरीके से सिस्टम जो है श्रीलंका ने नहीं करा। एज सिंपल एज दैट। श्रीलंका जो एथनिक टेंशन फेस किया, सिविल वॉर हुई यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मेजर्स जो उन्होंने करे, उन्होंने यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर रखी, पावर्स को शेयर नहीं करा, एंड ऑल्सो उन्होंने यहाँ पे मेजोरिटियन मॉडल यूज करा, इसी वजह से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और अब इस क्वेश्चन के बाद हम सीधे मूव करने वाले हैं फेडरलिज्म पर कल से। अब ऑफ कोर्स कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, sharing of powers makes the country more powerful and united. Justify the statement. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स द कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग यूनिटी मेंटेन करके रखती है, लेकिन क्यों जरूरी है? पावर शेयरिंग यूनिटी मेंटेन करके रखती है और अच्छी है। अब इसको जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो मतलब बताओ कि कैसे मेंटेन करके रखती है, कैसे मेंटेन करके रखती है, कैसे कंट्री को स्ट्रेंथन करती है, कैसे कंट्री को मजबूत करती है पावर शेयरिंग। उसके पॉइंट्स पर यूनिटी प्रमोट करती है, कैसे सारे ग्रुप्स को, जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, हाँ उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, किसी को भेदभाव फील नहीं होता। पहली चीज तो ये, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, वही सारे पॉइंट्स बार बार, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, क्योंकि सबको इक्वल पावर मिल रही है, सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों करेंगे यार, लड़ाई झगड़े करेंगे लोग नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि सारे कम्युनिटीज के लोग अब इक्वल इंटरेस्ट लाते हैं और डेमोक्रेसी में इक्वल पार्टिसिपेशन रखते हैं। ठीक है जी, ensuring stability, enhanced balanced power distribution leads to the political stability and effective administrations। एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है डेमोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है जी, thus powering essential for the strength and unity of the nation। That's it। देखो मैं तुम लोग को लास्ट के 2-3 क्वेश्चन इतने डीपली इसलिए नहीं समझा है क्योंकि भाई ऑलरेडी ये चैप्टर मैंने बहुत बार तुम लोग को रिवाइज करवा दी। मतलब हम जब स्टार्ट से डे 1 से पढ़ रहे हैं
तब से हम डेली इस चैप्टर को रिवाइज़ भी कर रहे हैं। मतलब जैसे हमारा डे 2 आ गया, तो डे 1 में जो हमने पढ़ा है, उसको भी हम लोग रिवाइज़ करते चल रहे थे। ऑल्सो मैंने उन लोगों को क्वेश्चंस भी करवा दिए, और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो तुम उन क्वेश्चंस को जाके चेक करना। तुम लोग को 90% क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर से एकदम फिक्स्ड मिलेंगे, एकदम मैच करते हुए मिलेंगे। उनके आंसर सेम होंगे, बस क्वेश्चंस थोड़े-से डिफरेंट होंगे एंड आंसर्स की लेंथ थोड़ी कम होगी। ठीक है, लेकिन कांसेप्ट एकदम सिमिलर ही लगता है। ठीक है? ऑल्सो हम लोग इसको बहुत बार और रिवाइज़ करने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं लेनी है तुम लोगों को। आई होप तुम लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से माइंड में बैठ गया होगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की तरफ बॉस। अब हम स्टार्ट करने वाले तुम्हारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज़ फेडरलिज्म। कब से? कल से स्टार्ट कर देंगे। कल से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो अब आई होप तुम लोग तैयार रहोगे अपने चैप्टर के लिए, है ना? चलिए, मिलते हैं आपसे कल, मुलाकात होगी आपसे कल एंड आई होप हम लोग कल मचाएँगे। चलिए, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, रिविज़न मेंटेन करते रहना, रिविज़न करते रहना।